डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कूलाम का नियम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। हम लोगों ने इन टॉपिक को वहाँ पर क्लियर किया था और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातों को जाना था। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट में हम आपको टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराते जाएंगे ताकि बाद में आपको न्यूमेरिकल संबंधित कोई भी समस्या नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। तो आप हमारा पूरे वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोग तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप लोग हमेशा अपडेट रहें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in vector form। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, यह आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत बल का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि सदिश का मतलब क्या होता है। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तथा जो सदिश बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं, जो सदिश बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं उसे सदिश राशियां कहा जाता है। बल एक सदिश राशि है तो कहीं पर भी बल लगता है तो बल की कोई ना कोई दिशा होती है। तो स्थिर वैद्युत बल की दिशा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस बात को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसे हमने यहाँ पर यह माना कि दो सदिश है, तो बात को समझिएगा आप लोग। ऐसा मानिए यहां पे दो सदिश है। एक सदिश आपका Q1 है, एक आवेश यहां रखा गया Q1 है और इसका ये मूल बिंदु है। ऐसा सदिश जिसे मूल बिंदु से लिया जाता है उसे हम लोग त्रिज्य सदिश कहते हैं। कौन सदिश? त्रिज्य सदिश। तो ये कैसा सदिश है आपका? त्रिज्य सदिश। और इसका त्रिज्य सदिश है वेक्टर R1। क्या है? वेक्टर R1। या इसको लोग पूरी लाइन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। एक दूसरा सदिश है, यह सदिश Q2 है और इसका त्रिज्य सदिश क्या है? वेक्टर R2। वेक्टर R2। तो बात क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हिंदी लिखेंगे माना Q1 व Q2, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं जिनके त्रिज्य सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है, जिनके त्रिज्य सदिश
क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, आप लोग बातों को तो समझिएगा। ठीक है, देखिए Q1 आवेश Q1 है, आवेश Q2 है, दोनों आवेश बल लगेगा, पहले के कारण दूसरे पर बल लगेगा, दूसरे के कारण पहले पर लगेगा। तो हमने यहां पर लिखा, ध्यान दीजिएगा, Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर कारक स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। ध्यान दिएगा, Q1 के कारण Q2 पर, जिस पर ज्ञात करना होता है उसे पहले लिखते हैं। जैसे हमें सघन चार्ज फाइंड आउट करना है तो हम 2 को पहले लिखेंगे, और 1 के कारण फाइंड आउट करना है तो 1 को बाद में। इसका मतलब यह है कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल। फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है, स्मॉल के क्या होता है, स्थिर वैद्युत नियतांक। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसी चीज को हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। तो स्मॉल के हो गया आपका स्थिर वैद्युत नियतांक। यहाँ लिख सकते हैं क्या, Q1 Q2। जो डिस्टेंस लिखते हैं, जो भी डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में है तो मॉड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम 1 के कारण 2 पर फाइंड आउट करने हैं, बात समझिएगा, 1 के कारण 2 पर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R12। ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 की ओर आ रहे हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर R12। या फिर 2 1 लिख रहे हैं, 2 पर आ रहे हैं, 1 से 2 पर आ रहे हैं, यहां पर हो जाएगा 2 1। फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे इसी लाइन पर, वेक्टर F21। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R21 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन इसका 1 से 2 की ओर है, इसका एकांक वेक्टर हो जाएगा R21। ठीक है, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। ध्यान दीजिएगा, अब हमें Q2 के कारण ज्ञात करना है और पहले पर ज्ञात करना। देखिए, पहले पर 2 के कारण वेक्टर फॉर्म में, तो ये यूनिट वेक्टर वैल्यू 1 होती है। इसकी काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने में होता है। तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1 में 4πε0, या फिर सीधा स्मॉल के Q1 Q2 अपान में वेक्टर R12 का स्क्वायर। अब हम लोग किधर आ रहे हैं, 2 से 1 की ओर। ध्यान दीजिएगा, अब इधर आ रहे हैं, देखिए 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर आ रहे हैं। अब यह फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, F1 है 2। देखिए यह आपका R12 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं। तो वेक्टर R12 का स्क्वायर, इधर F12, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, R12 लिख सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, जैसे कोई दीवार है, मकान की 2 दीवार है।
अगर दीवार को एक साइड से मापे उस साइड जाएंगे, हमने माना इस साइड से उस साइड जाने पर 6 मीटर आ रहा है, तो उस साइड से अगर इस साइड भी मेजर करेंगे तो भी वैल्यू 6 मीटर ही आएगी ना। तो यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, चूंकि मॉड ऑफ वेक्टर r12 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r21, मतलब चाहे हम 1 से 2 पर की ओर जाएं और चाहे 2 से 1 की ओर जाएं, दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण सेम होगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होंगे। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। हाँ, डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कैप r12 इक्वल टू माइनस कैप r21। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैप r12 इक्वल टू माइनस कैप r21, मतलब जो 1 से 2 की ओर माप रहे हैं या 2 से 1 की ओर मापे गए वैल्यू के अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हम 1 से 2 की ओर आ रहे हैं तो इधर जाएंगे तो यह आपका 2 से 1 की ओर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, वेक्टर F12 इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2, जहां R12 है वहां पर ये भी लिख सकते हैं हम लोग कैप R21 का होल स्क्वायर, और जहां कैप R12 है वहां लिख सकते हैं माइनस कैप R21। माइनस आपका बाहर हो जाएगा, वेक्टर F12 माइनस बाहर हो गया, ध्यान दीजिएगा, माइनस स्मॉल के Q1 Q2 अपान में मॉड ऑफ वेक्टर R21 का होल स्क्वायर कैप R21, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ये वही वैल्यू है जो यहां पे लिखा गया है, देखिए ये वही वैल्यू है जो वैल्यू यहां पे लिखा गया है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इसको मानिए इक्वेशन 1, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट हियर दैट वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर दो चार्ज है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, इस चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पर स्थिर विद्युत बल और इस चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पर स्थिर विद्युत बल का मान आपस में बराबर, परंतु दोनों का डायरेक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। शायद इसी नियम को न्यूटन साहब ने भी बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई बल लगाया जाए तो उस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में भी एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और इस नियम को न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। मतलब पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, दूसरे के कारण पहले पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर तथा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां से कह सकते हैं कि कूलॉम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर आप लोग एक लाइन में इस बात को लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है।
क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए यह टॉपिक काफी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन समय से पूछा जाता है। कभी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर वैद्युत बल एक सदिश की भांति व्यवहार करता है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम इस टॉपिक को इरेज करते हैं। अब हम लोग इसके बाद कुछ और भी टॉपिक है, हम उसके बारे में बात करते हैं, तब उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारा अगला टॉपिक है बल अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ये क्या है, जैसे लिख देते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक, यदि कोई निकाय, यदि कोई निकाय दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक बिंदु आवेश पर शेष बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी उस बिंदु आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले स्थिर वैद्युत बलों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता। ये जो नियम दिख रहा है, इसी नियम को बल अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब ये कि बल अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? बल अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? यहां पर कह सकते हैं, यदि कोई बिंदु आवेश कई सारे बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है, तो किसी एक बिंदु आवेश पर शेष अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी उसी बिंदु आवेश पर अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे नियम को बल अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे हम बात करेंगे यहां पर, यह कोई निकाय है, यहां क्या है? ये कोई आपका निकाय। ये सेक्शन समझो कुछ ऐसा है। हमने माना यहां पर बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। पहला आवेश यहां पर क्या है? ये Q1 आवेश हो गया, ठीक है। यहाँ पे Q2 आवेश हो गया, यहाँ पर Q3 आवेश हो गया, यहाँ पर Q4 आवेश हो गया। यह पूरा निकाय
4 आवेशों से मिलकर बना है। इस तरह और भी आवेशों से मिलकर बने हो सकते हैं। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया और उसके अकॉर्डिंग हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इस बिंदु आवेश जो यहाँ पर 1 है, ये 1 वाला आवेश है। इस आवेश पर 2 के कारण भी बल काम करेगा। हमने माना 2 का बल ऐसे काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं 2 आवेशों के कारण या एक आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पर कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के मिलाने वाले रेखा के अनुदिश होता है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी इस बात को हम नोट पॉइंट में लिखा भी देंगे। F12 मतलब 1/2 के कारण फोर्स 3 देख लीजिए, 3 को मिला रेखा ये है, इस पर इसे सीध में बिल्कुल ये वेक्टर F1 3, ये देख लीजिए ये वाला। दिखा दिया। मतलब हमने माना इस वाले बिंदु आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी क्या है? वेक्टर F1। क्या है? वेक्टर F1। अब देखिए दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल क्या हो गया? वेक्टर F12। तीसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल क्या हो गया? वेक्टर F1 3। चौथे के कारण पहले पर लगने वाला बल क्या हो गया? वेक्टर F1 4। वेक्टर F1 4। तो प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नियम होता है इसी को कहा जाता है बल अध्यारोपण का सिद्धांत। वेक्टर F12 कैसे निकालना होता है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि वेक्टर F12 कैसे निकालते हैं कि Q1 Q2 अपान में मॉड वेक्टर R12 का होल स्क्वायर डॉ इनटू कैप R12, ऐसे इसको निकाल लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट तो ध्यान दीजिएगा, यदि निकाय ध्यान दीजिएगा किन्हीं यदि ऐसे देते हैं किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के कारण किसी अन्य बिंदु आवेश पर कार्यरत बलों का परिणामी ये क्या होता है? वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। ये कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर ऐसा मान लीजिए, जैसे ऐसे कोई फिगर है, यहां पर एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है। ये Q1 आवेश है, ये क्या आपका Q2 आवेश। ये आवेश क्या है? Q है। Q1 आवेश पर Q1 का जो बल लग रहा है वो उसका डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है। ये हो गई F1। Q2 के कारण Q पे जो बल लग रहा है उसका डायरेक्शन कैसे हो गया? ऐसे। अब इन दोनों बलों का कोई ना कोई परिणामी होगा। हमने माना इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अगर इन दोनों बलों का डायरेक्शन हमें पता है तो ऐसे लिखेंगे, अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह आपका सदिश रूप है। अब बात करेंगे अदिश रूप। अदिश रूप में अगर f की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का आगे बहुत ही ज्यादा यूज पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सदिश फॉर्म होगा तो वेक्टर f इक्वल टू वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2, लेकिन
मैग्नीट्यूड फॉर्म पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे F इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। F क्या है? F1 और F2 का क्या है? परिणामी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा बल अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, अब हम इस बात को इरेज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, तो इससे संबंधित लगभग 2-3 न्यूमेरिकल्स या जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे लगभग न्यूमेरिकल्स आपको बता देंगे, ताकि आप किसी भी बुक से कोई भी न्यूमेरिकल लगाएं, आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारे सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी और कंपटीशन बेस्ड होंगे। ओके, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू।